नमस्कार सभी दर्शकों को। आप देख रहे हैं प्राइम मीडिया राजस्थान। आज हम पहुंचे हैं विधानसभा नवनिर्मित जिला नीम का थाना के अंदर, जहां पे आज हम आपको रूबरू करवाएंगे युवा नेता और सामाजिक सरोकार रखने वाले राजेश जी बाड़ा से, जो गठबंधन से इस बार नीम का थाना के अंदर प्रत्याशी के रूप में विधानसभा का नामांकन किया है। आइए जानते हैं उन्हीं से इस बार कैसा क्या माहौल रहा है नीम का थाना के अंदर। देखिए, आमजन में बहुत बड़ा रोष हमेशा हमारे लोगों में ये पीड़ा और वेदना रही है कि हमारी स्थानीय लीडरशिप डेवलप नहीं हो पाई। हमारे स्थानीय लोगों को यहाँ मौका नहीं मिला। हमारे यहाँ फूलजी एमएलए हुआ करते थे, वो स्थानीय मिट्टी के लाल थे, हमारे आदर्श है हमारे। उनके बाद में बाहरी लोगों का यहाँ पे आक्रमण रहा है। कोई हरियाणा से चल के आ गया, कोई सीकर से चल के आ गया, कोई नागौर से चल के आ गया, कोई हरियाणा से चल के आ गया। तो हमेशा इस मिट्टी ने बारी बारी से सबको आशीर्वाद दिया है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेके इनका दिमाग कुछ ख़राब भी हो गया। अब ख़राब इस कदर हो गया कि एक बार ये जीतने के बाद में 4.5-5 साल हमें नज़र नहीं आते क्षेत्र में। इन्हें कोई मतलब नहीं, कोई इन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं कि हमारी क्षेत्र में हमारी जनता के साथ क्या हो रहा है, हमारे जवान किसान की क्या स्थिति है, हमारे गरीब शोषित पीड़ित व्यक्ति की किस स्थिति, किस दुर्घटना में वो है, इन्हें कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ अंग्रेज़ों के रूप में, जैसे गांधी जी ने किसी टाइम बोला था, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। तो इस तरह की मुहिम जो हमारा नौजवान बुजुर्गों के आशीर्वाद से लेके चल रहा है कि हमें खुद को गलानी महसूस होने लग गई कि हम इस लड़ाई को हमारी मिट्टी के स्वाभिमान सम्मान के लिए, हमें कुर्सी का राज के लिए हम ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं कि हमें कुर्सी मिले, पावर मिले, लेकिन निश्चित रूप से कलम में बहुत बड़ी ताकत है। तो उससे ताकत से हम हमारे भाइयों का कुछ और भला, एडिशनल भला हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि पावर जब आती है तो एक देसी भाषा में कहा भी करूँ कई बार कि मजदूरी में सिर्फ मजदूरी है, राज में 100 तरह की मजदूरियाँ हैं। हमारे लोगों में आर्थिक साम्राज्य स्थापित हो, हमारे लोगों में आर्थिक खुशहाली आए, उनके चेहरे खिलेंगे, तो सीधी सी बात है कि हर एक घर में एक अलग हमें देखने को मिलेगी, ताकि हमारे नौजवान नशे पते से दूर रहते हुए हमारे समाज के लिए लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करें और हमारे क्षेत्र में खुशहाली हो। इस तरह की एक्सपेक्टेशन, इस तरह की उम्मीद और आकांक्षा मैं तमाम क्षेत्रवासियों के नौजवानों से मैं उम्मीद पालता हूं कि हमारे भाइयों में ऊर्जा का संचार हो और शिक्षा वो शेरनी का दूध जो इसको गहन करता है, अच्छे से सारी चीज़ों को अध्ययन करता है, तो वो अपने आप में शेर की तरह धाड़ता है, नो डाउट। तो इसी तरह का आगाज़ हमारे नौजवान शिक्षा को आधार मानते हुए, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास बहुत बड़ी, अगर एजुकेशन हमारा मजबूत होगा तो हम कहीं भी बीच रास्ते भी अपना परिचय सम्मेलन, अपनी परफॉर्मेंस, अपने आप को इंट्रोड्यूस, कहीं भी अपनी एक आइडेंटिफाई हम मजबूती से छोड़ सकते हैं। मैं ये मानता हूँ। आपकी बात करें तो शेखावाटी के अंदर शायद ही आप पहले आदिवासी युवा नेता हो जो विधानसभा से एक गठबंधन की पार्टी से आप चुनाव में हो, तो लोगों का इसके ऊपर क्या विचार है नीम का थाना के? देखिए, मैं तो कभी जाति पाति को मानता नहीं और ना कभी मैंने मेरे राजनीतिक जो आगाज़ भाइयों के सहयोग आशीर्वाद से कर रखा है, बुजुर्गों से, ना कभी मुझे महसूस हुआ। क्योंकि यहाँ जातियों को आपस में लड़ा के, क्राइसिस फैला के जिन लोगों ने राज किया है, और उसी चीज़ को आत्मसात करके, महसूस करके हमने भी नौजवानों ने ये तय किया है कि हम निश्चित रूप से जो बदलाव की आग है हमारे सीने में, परिवर्तन की जो एक इंकलाब की जो आग हमारे सीने में है बदलाव की, वो हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ नीम का थाना में हमारे स्थानीय भाई नेतृत्व क्षमता में आगे आए। आज एक राजेश भायड़ा इस लड़ाई को लड़ रहा है, आने वाले समय में पता नहीं कितने राजेश भायड़ा आएंगे और इस लड़ाई को बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। आरएलपी पार्टी और एएसपी पार्टी के गठबंधन की बात करें तो ये दोनों ही किसानों की और दलितों की, मजदूरों की बात करते हैं। तो आप एक दलित समाज से बिलोंग करते हो, तो आपका संघर्ष कैसा क्या है नीम का थाना के अंदर? संघर्ष में हमेशा मेरे लोगों के बीच में रहा हूँ। विधानसभा में आप अपने स्तर से ये होमवर्क जुटा सकते हो
कि मैं कब यहाँ से क्षेत्र से बाहर रहा या मेरे क्या क्या विजन रहे, किन किन मुद्दों पे मैंने काम किया। मैं हर अंतिम छोर के इंसान तक पहुँचने का मेरा प्रयास रहता है हमेशा हमेशा, कि अंतिम पंक्ति तक का भी इंसान कोई मुझे पुकारता है, मुझे याद करता है, रात में करें दिन में करें, तो मैं मेरी तरफ से जो भी मुझसे बन पाता है वो हमेशा एक मजबूत एफर्ट्स, कोई मजबूत प्रयास मैं हमेशा इस तरह का करता हूँ कि उसको ये महसूस होता है कि मेरे भाई ने मुझे ताकत दी है, मेरे भाई ने मुझे आत्मबल दिया है, मेरे भाई ने मुझे मजबूती दी है कहीं ना कहीं, निश्चित रूप से। यहाँ के विधायक सुरेश जी मोदी की और जो प्रेम जी बाज और बीजेपी जो विधानसभा प्रत्याशी हैं, तो उनका कैसा क्या पिछले साल कार्यकाल रहा है? दोनों ने सरकार के अंदर काम किया है। देखिए, ये इनके पास सिंबल है, बाकी नो डाउट ये चले हुए कारतूस है, ये सच्चाई है। इनका खुद का भी एक बार निर्दलीय चुनाव रहा था, उस टाइम पे इनको 18,000 वोट मिले थे, तो इनके पास तो सिंबल है। अब घर का मुखिया किसी टाइम पे वो सभ्यता और संस्कृति हुआ करती थी हमारे ग्रामीण अंचल में, कि घर का मुखिया जब किसी अननोन पर्सन को भी देखा करता था, कोई गांव बाहर से आ गया, कोई बच्चा आ गया, कोई घर में आ गया आता था, तो उसका एक वेलकम स्वागत सत्कार के रूप में इस तरह का एक आगाज़ हुआ करता था कि घर का मुखिया कहा करता था कि इसको दूध पिलाओ, घी खिलाओ, ताकि वो थोड़ा बहुत मजबूत कद-काठी को हो। समझ रहे हो आप मेरी बात? जी जी। तो हमारे लोगों ने इनको बारी बारी से वोट के रूप में मतदान करके इतना घी और दूध पिला दिया कि इनका दिमाग ठिकाने नहीं है। तो हम नौजवानों ने तय किया है कि इनका दिमाग भी ठिकाने करेंगे और इनका जो पेट बहुत बड़ा पेट हो गया है, तो उस पेट को भी हम लोग ठीक करेंगे। अब वो तो मौका परस्त हैं, वो राजनीति आपको पता है उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। आज हमारे लोगों में धीरे धीरे इस चीज़ की समझ आ रही है, तो निश्चित रूप से हमारे चंद्रशेखर जी आज़ाद जी, हमारे आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब हमेशा जवान, किसान, मजदूर और दलित शोषित के लिए हमेशा प्रदेश में और देश में लड़ते रहे हैं, और हमेशा कांग्रेस बीजेपी को बैकफुट पे लाने का, हमेशा पार्टियों को बैकफुट पे लाने का हमारे दोनों शेरों ने काम किया है। हमेशा जब भी जुल्म जातियाँ बढ़ी है, चाहे वो किसी भी एंगल में बढ़ी हो देश और प्रदेश में, हमेशा सरकारों को हमारे दोनों शेरों ने बैकफुट पे डालने की कोशिश की है, और उन्होंने शहर से इनके संघर्ष को स्वीकारा भी है। चाहे वो आमजन का संघर्ष हो, चाहे वो नौजवानों का हो, चाहे किसानों का हो, चाहे कोई भी योजना देश प्रदेश में ऐसी हो, अगर उन्हें लगा कि हमारे जवान, किसान, मजदूर के साथ में गलत हो रहा है, तो उन्होंने हमेशा दो हाथ करने की हमेशा कोशिश की है। हमारे दोनों बड़े आदरणीयों ने हमेशा। तो विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, तो आपके जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो आपके क्षेत्र के अंदर क्या कार्यक्रम हो सकते हैं आगे? देखिए, ये सब सारी चीज़ें अभी तो तय नहीं हो पाई है कि कब का क्या डेट होगा, लेकिन निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि नीम का थाना में निश्चित रूप से 2023 में बदलाव होगा, और जो कोलैबोरेशन हुआ है पार्टियों का, एएसपी पार्टी और आरएलपी का आपस में गठबंधन जो बना है, उसमें हमारे जो लीडर्स हैं वो हमारे नीम का थाना में भी जल्दी कूच करेंगे। तारीख अभी तय नहीं हुआ है, और निश्चित रूप से बड़ी रैलियाँ वो हमारे समर्थन में और हमारे लोगों के लिए निश्चित रूप से करेंगे। पार्टी से ऊपर बार्गेनिंग करके उन भाइयों के आत्मा पे इन्होंने चोट पहुंचाई। जो उम्मीद, आशा की किरण से मुझ में जो उम्मीद उन्हें नज़र आ रही थी, जो भावना उन लोगों की मुझसे जुड़ी हुई थी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, इन्होंने पूरे एपिसोड में मेरे टिकट का एक बड़ा सौदाबाजी करके और वो सिंबल ये इस तरह के एक डम्मी कैंडिडेट को दिला दिया, जिसका कोई लेवल स्टेटस का डर नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो ना कभी ग्रास रूट रही यहाँ पे, ना कभी लोगों के बीच में रही, ना किसी भी दुख दर्द में लोगों के साथ। तो आपका मानना है कि यहाँ से बीएसपी का पार्टी को दूसरे को प्रत्याशी को दिया गया, बाकी मैदान में आप थे? मैं मजबूत तो कम्पिटिटर था, मेरे यहाँ बीएसपी में कोई अपोजिशन मुझे मिला नहीं 5 साल में तो, लेकिन आनन फानन में इन्होंने 10-20 दिन में तैयार करके 1-2 नाम ऐसे निकाले, ताकि मुझे भी लगने लगा कि कुछ ना कुछ ज़रूर अचानक नया होगा। और तो आपको क्या लगता है ये पार्टी टिकट क्षेत्र कार्य करने के हिसाब से मिली है या पैसों के अंदर बिकी है? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि आदमी संघर्ष से जूझता है। संघर्ष और हार अनाथ होती है, जीत के 1000 साथी हो जाते हैं, आपको पता है।
जी। लेकिन जब कोई कारवा कोई मजबूत स्थिति पे पहुंचता है, कोई संघर्ष मजबूत आवाज़ बनता है, तो उसमें निश्चित रूप से अपोजिशन पार्टियों को कहीं ना कहीं खतरा निश्चित है। और वो इस खतरे को भांपते हुए इन्होंने मेरी टिकट को एक सौदेबाजी के तहत इन्होंने किसी दूसरे डमी कैंडिडेट को इन्होंने दिलवाई, साजिश षड्यंत्र करके तो मेरे खिलाफ। आपकी बात करें तो आपने छात्र नेता से और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पे नीमका थाने में बहुत कार्य किए हैं, तो फिर आपको बीएसपी से पार्टी टिकट क्यों नहीं मिली? ये तो देखिए वो उनका एजेंडा है, वो किस तरह से क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा आपको। लेकिन आपको इस चीज़ से मैं ज़रूर अवगत कराऊँगा कि मैं पूरे 5 साल जो हारे हुए जीते हुए एमएलए हैं, यहाँ पक्ष विपक्ष है, उसमें जो भी यहाँ भी सीटेड था, कांग्रेस एमएलए यहाँ भी सीटेड थे, तो उनमें अपोजिशन की भूमिका बीजेपी वालों को निभानी चाहिए थी, तो वो नदारद रहे, क्षेत्र से 4.5 साल गायब रहे, लोगों के सुख दुख दर्द में जवान किसान की आवाज़ को कभी उन्होंने बुलंद नहीं किया। और मैं हमेशा 5 साल बराबर, मेरे 28 आंदोलन है नीमका थाना में, जिसमें 36 कौम के लोगों के लिए मैं हमेशा, कोई किसी भाई ने किसी भी पीड़ा दुर्घटना में मुझे याद किया है, मैंने मजबूती से और शिद्दत के साथ में अपनी उपस्थिति हमेशा दर्ज करवाई है। यहाँ नीमका थाना क्षेत्र की बात करें तो बाहरी नेता की और स्थानीय नेता की बात होती है, तो आप स्थानीय नेता हो तो फिर आपको जनता का कैसा क्या रुझान मिल रहा है इस बार? देखिए धीरे धीरे हमारे लोगों में, प्यारे नीमका थाना वासियों में अवेयरनेस, जिस चीज़ को हम चेतना और जागृति बोलते हैं, ये हमें देखने को मिल रही है। और निश्चित रूप से लोगों में रोष है और अपने जहन में ये सब सारी चीज़ें वो आत्मसात कर रहे हैं कि कौन अपना है कौन पराया है, कौन संघर्ष में अपने साथ खड़ा है, कौन राजनीतिक ढोसलेबाजी स्टंटबाजी हमारे बीच में कर रहा है। क्योंकि इनके पास सिंबल है, बाकी सिंबल के अलावा इनके पास कोई बहुत बड़ी सहानुभूति लोगों की है नहीं। क्योंकि हमारे नीमका थाना में बारी बारी से राजनीतिक पार्टियों ने, कभी कांग्रेस ने कभी बीजेपी ने, हमेशा हमारे लोगों को फुटबॉल के रूप में काम लिया है कि कभी कांग्रेस ने लात मार दी तो बीजेपी में आ गए, बीजेपी ने लात मार दी तो कांग्रेस में आ गए। इस तरह का आवागमन हमारे लोगों का अक्सर रहा है। लेकिन अब निश्चित रूप से 2023 में तीसरे फ्रंट के रूप में हम ये लड़ाई पूरी तरह से मजबूती से लड़ने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो हनुमान बेनीवाल अपनी आरएलपी पार्टी से, और चंद्रशेखर भाई जो बोलते हैं रावण, उनकी जो आज़ाद समाज पार्टी है, उनसे आप गठबंधन का क्या कारण रहा? गठबंधन में देखो, हनुमान जी आपस में, चंद्रशेखर जी हनुमान जी दोनों छोटे बड़े भाई के रूप में ये गठबंधन उनका हुआ है। ये तमाम युवाओं में, 36 कौम के नौजवान में इसको लेके बहुत बड़ा एक क्रेज है कि हमारे चंद्रशेखर जी आज़ाद, जो हमारे राजस्थान ही नहीं पूरे देश में एक अलग तरह का रेवोल्यूशन, जिस चीज़ को हम क्रांति बोल सकते हैं, हमारे नौजवानों में चेतना और जागृति की जो अलग जगाई है चंद्रशेखर जी ने, वो बहुत बड़ी मिसाल है। वो युवाओं के आइडियल है, प्रेरणा स्रोत है। और युवा, आज का युवा उन्हें बहुत फॉलो भी कर रहा है। हनुमान जी का तो हमेशा से ही जवान किसान के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करने का हमेशा एक प्रयास रहा है। क्योंकि उन्हें ना कोई पद पावर की कभी कोई चिंता रही है। हमेशा उन्होंने मजबूती के साथ में कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों के खिलाफ हमेशा जवान किसान मजदूर गरीब के लिए अपनी आवाज़ को हमेशा राजस्थान प्रदेश में हमेशा बुलंद की है। और जब भी उन्हें मौका मिला संसद में भी अपनी बात रखने का, तो उन्होंने संसद में भी अपनी बात को बड़ी मजबूती से और बेबाकी से रखी है। वहाँ आपके नामांकन रैली की बात की जाए तो वहाँ से हरियाणा से भी एक सामाजिक कार्यकर्ता मान सकते हैं हर्षिकारा पहुँचे थे यहाँ पे, तो वो पार्टी से आए हैं या आप असामाजिक सरोकार के रूप में आपके साथ शामिल हुए हैं? देखिए, वो सोशल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, उनकी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी आईडी है। और वो जब भी इस तरह के आगाज़ राजनीति को लेके हमारे लोगों में महसूस करते हैं, तो वो भाई एक ऐसा है जो पार्टी पॉलिटिक्स से हटके हमेशा, हर्ष जी हमारे बीच में पहले भी हमारे नौजवान भाइयों के बीच में थे और मेरी नामांकन रैली में भी वो पहुँचे हैं। तो सभी नौजवानों को वो तहे दिल से स्वीकार है, उनको दिल से स्वीकारते हैं और हमेशा कोई ना कोई समाज सुधारक के रूप में इस तरह के काम वो अक्सर करते रहते हैं, ताकि उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत बड़ी है और उन्हें प्रदेश ही नहीं पूरा देश जानता है। उनकी अपने आप में एक आईडी है। तो उनकी ताकत देने से हमारे नौजवानों में बड़ा आत्मबल, बड़ी शक्ति, बड़ी ऊर्जा हमारे नौजवानों में हमें देखने को मिल रही है। और निश्चित रूप से हम राजनीतिक पार्टियां जो यहाँ काफ़ी लंबे टाइम से,
क्योंकि यहाँ का इतिहास कुछ ऐसा ऐसा रहा है। हमारा एक हेजिटेशन, हमारा एक विरोध हमेशा रहा है कि राजा का बेटा राजा ना बने, एमएलए का बेटा एमएलए ना बने। लोगों के बीच में ये बातचीत सुनने को मिल रही है कि जाट और दलित जो नेता मिले हैं राजस्थान के अंदर, उसके अंदर हर्ष शिकारा कोई अहम रोल रहा है। तो आप युवा शक्ति किस तरीके से देखते हो उसको? देखिए, मैंने कहा ना कि राजनीतिक परिस्थितियों का खेल है, किस टाइम पे कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, कब क्या हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आमजन को समझने की है कि हमारे लोग बड़ी राजनीतिक पार्टियों से बड़ा मुकाबला करते हैं, और हम जैसा मिडिल क्लास नौजवान भी हमारे भाइयों का, बुजुर्गों का, माता बहनों का आशीर्वाद हम लोगों पे है, तभी हम इन पार्टियों के सामने टिके हुए हैं। और हमारे पास कोई बहुत बड़ा धन बल हमारे पास नहीं, बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारे ऊपर नहीं। तो कम से कम हमारे लोगों के लिए जिएंगे, हमारे लोगों के लिए मरेंगे, और अंतिम सांस तक ये लड़ाई हम लोग जारी रखेंगे। आप लोगों को इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बताना चाहूँगा। तो पिछले 5 साल की बात करें तो वहाँ पे युवाओं के लिए नौकरियों में घोटाला, पेपर लीक का मामला, दलितों के साथ शोषण हुआ, और भी अन्य कई घटनाएं हुई। इस किसानों के साथ में कर्ज माफ़ी का जो वादा था वो पूरी नहीं हुए। तो आपकी पार्टी जो गठबंधन की है, इस बार क्या उम्मीद रख सकती है आपकी जनता? देखिए, हमारे नीमका थाना में पानी का बहुत बड़ा समस्या है। अब जब खेतड़ी तक पानी आ सकता है, खेतड़ी हमारे से लगता हुआ एरिया है, बॉर्डर से लगता हुआ हमारी और भी विधानसभाएं हैं। तो हमारे लोगों को जब ये कहते हैं कि विकास, डेवलपमेंट हमने करवाया है, तो विकास आपने करवाया है, ये सारी एवरीथिंग इज़ प्लान, सब कुछ प्लान था। इस अपॉर्चुनिटी का, इस अवसर का इन लोगों ने फ़ायदा अच्छे से उठाया कि जिला सौगात थी, मुख्यमंत्री को प्रेशर बिल्डअप था, ज़िले डिवाइड करने थे, काफ़ी लंबे टाइम से अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग मांगे बराबर आ रही थी, तो लाजमी थे ज़िले बनना। लेकिन कोई ये कहे कि ज़िले के लिए मैं ही डिजर्व करता हूँ, या मेरे अथक प्रयासों से या मेरे एफर्ट्स से कुछ नया हुआ है, तो मुख्यमंत्री साहब के पास मैं भी गया हूँ मेरे डेलीगेशन के साथ में। मेरा डेलीगेशन गया है, मैं साथ गया हूँ, हमने निवेदन किया है, और इस सौगात को मिलने पे हमने धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। और मुझसे पहले बहुत से लीडर पहले भी थे जिन्होंने अपने अपने एंगल से अपने अपने प्रयास जारी रखे थे, और सबके अथक प्रयास से ये ज़िले की सौगात मिली है। हमारे यहाँ पे विकास की बात करके या हमारी भोली भाली जनता को, ग्रामीण परिवेश के लोगों को ठगते हैं, कभी फूल के रूप में, कभी हाथ के सिंबल के रूप में। तो हमारे यहाँ डेवलपमेंट की तो हमें, हमारा आधारभूत जो ढांचा है, आज हमारे यहाँ चिकित्सा में आज पोजीशन ये बनी हुई है, हम डॉक्टरों का फीस के नाम पे लूट है, और जब जांच के नाम पे उनका कमीशन है, जांच में उनका कमीशन है, फीस है, जांच के नाम पे उनका कमीशन है, और दवाइयाँ लेते हैं तो दवाइयों पे भी डॉक्टर्स का यहाँ बड़ी लूट हो रही है हमारे ग्रामीण लोगों के साथ। हमें बड़ी तकलीफ होती है इस चीज़ की कि हम दवाई लेते टाइम पे भी उसमें भी कमीशन होता है। अब 3-3 जगह कमीशन थोड़ी ना चलेगा आपको। यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है हमारे यहाँ विधि महाविद्यालय नहीं है, हमारी महिलाओं की आर्थिक सामाजिक सुरक्षा के लिए। तो आप अगर सरकार में विधायक चुन के आते हो तो अपने क्षेत्र के लिए विकास के मुद्दे क्या रहेंगे आपके लिए? हमारा मूलभूत मैनिफेस्टो यही है कि हमारे नौजवानों में आत्मबल आए, ताकत आए, रोजगार, जो माइनिंग का हमारा बहुत बड़ा नीमका थाना हब रहा है, यहाँ औद्योगिक क्षेत्र भी है और यहाँ माइंस मिनरल्स का बहुत बड़ा हब है। हमारे नौजवानों को यहाँ पे तवज्जो नहीं दी जाती। हमारे नौजवान बाहर काम करने के लिए जाएं तो ये चिंता हमें अक्सर सताती है कि हमारे नौजवानों के लिए रोजगार के विकल्प यहीं स्थानीय औद्योगिक क्षेत्र में, स्थानीय माइंस मिनरल्स का जो हब है हमारा यहाँ, जैसे सिक्कर एक बहुत बड़ा एजुकेशन का हब है, वैसे ही नीमका थाना हमारा माइनिंग के मामले में राजस्थान की राजधानी भी बोल सकते हैं हम माइनिंग के मामले में। तो हमारे युवाओं को वेटेज नहीं है। तो हमें ये पीड़ा है, ये दर्द है कि हमारी माता बहनों को यहाँ आर्थिक समानता भी नहीं है, हमारे लोगों में सामाजिक सुरक्षा भी नहीं है। आज हमारी महिलाओं, बहन बेटियों की बात करें तो यहाँ महिला थाना भी नहीं है, आज महिला डिस्क नहीं है। हमारी महिलाएं, हमारी बहनें किससे जाके अपनी बात रखें, क्योंकि आज डोमेस्टिक एक्ट में आप देखते हो घरेलू हिंसा में बहुत सी कैजुअलिटियाँ, कुछ घटनाएँ ऐसी घटती हैं जिससे थानों में जाते हुए हमारी ग्रामीण प्रदेश की महिलाएं, बहनें वो झिझकती है, और जाती है तब उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता है कि हमें बड़ा दर्दनाक लगता है। और इसी पीड़ा को हमने आत्मसात किया है, महसूस किया है कि हमारी माता बहनों के साथ में, हमारे नौजवानों के साथ, हमारे किसान भाइयों के साथ जो राइट्स पे कुठारघात हो रहे हैं उनको, जो हमारी मिट्टी पे हमेशा एक
दाग हमेशा रहा है कि वहाँ यहाँ बाहरी लोग अंग्रेज़ों के रूप में आए तो व्यापार करने यहाँ, लेकिन धीरे धीरे चेहरे पड़ गए, नज़रें पड़ गए और व्यापार के पर्पज़ से आते आते यहाँ पॉलिटिक्स के ट्रैक में यहाँ कुर्सियों पर राजनेता के रूप में स्थापित हो गए। तो इस चीज़ की हमें पीड़ा है कि हमारा आज आपका भाई, आपका बेटा राजेश भायड़ा ये लड़ाई लड़ रहा है। आने वाले समय में हमारे नौजवान इस लड़ाई को बड़ी मजबूती और शिद्दत के साथ में ये लड़ाई लड़े। तो आने वाले 25 नवंबर को विधानसभा के मत पड़ने हैं राजस्थान के अंदर, तो अपने कार्यकर्ताओं को और नीमका थाना की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हो चैनल के माध्यम से? मैं आपके सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि आपको हमेशा राजनीतिक पार्टियों ने ठगा है, हमेशा आपके स्वाभिमान सम्मान को ठेस पहुँचाई है, आपके ज़मीर को इन्होंने पैसे में गिरवी रखने की कोशिश की है। हमारा सब संकल्प ये है, हमारा ध्येय लक्ष्य ये है कि हम पूंजीवाद का खात्मा करें और वंशवाद का खात्मा हो और स्थानीय, आज आपका भाई इस लड़ाई को लड़ रहा है, आने वाले समय में नेक्स्ट चुनाव हो तो हमारे जवान, किसान, मजदूर, गरीब, शोषित के बच्चे इस कुर्सी पे काबिज हो ताकि लोकतंत्र की ठीक से सुरक्षा हो सके। भगत सिंह जी ने ये कहा भी था कि जब जवान किसान के बेटे, मजदूर के बेटे एमएलए सीट पे, एमपी सीट पे डिजर्व करेंगे, बैठेंगे, उन्हें ये राज जब हाथ में आएगा तब हमारे सही मायने में लोकतंत्र की सही सुरक्षा हो सकती है और हमारे लोगों में अमन चैन स्थापित हो सकता है। ये थे हमारे साथ में नीमका थाना विधानसभा क्षेत्र राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के गठबंधन के युवा नेता, युवा प्रत्याशी, जो हमसे बेबाकी से अपनी सारी बातों को अपने सामने रखा है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपका भी।